Hello everyone. So today we are going to discuss about the chapter capacitors in one shot. तो क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं हम? बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अलग अलग टाइप के कैपेसिटर रहते हैं, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर्स, उनके एक दो एग्जांपल देखेंगे. एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, राइट. देन हीट जनरेटेड, पूछा जाता है सर्किट के अंदर स्विचिंग कर दिया आपने तो कितनी हीट जनरेट होगी, वर्क डन बाय बैटरी एंड ऑल. देन कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर, काफी सारी वो प्लेट्स वगैरह आपने देखी होगी. देन लेटर प्रॉब्लम्स एंड ऑल दिस थिंग. आरसी सर्किट जो काफी इंपॉर्टेंट है पूरे कैपेसिटर्स के अंदर, आरसी सर्किट आता है बहुत बार. देन डाइलेक्ट्रिक इनसाइड द कैपेसिटर, इंसर्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, क्यों हम इंसर्ट करते हैं और क्या क्या उसके बेनिफिट्स है, वो सारी चीजें. ठीक है. तो यस, अगर आप नए हो तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी, आप उसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. तो भी कैपेसिटर, हम घर के अंदर जो अपने फैंस वगैरह रहते हैं, ठीक है, पंखे वगैरह, तो उसके अंदर हमें कैपेसिटर दिखता है. जैसे कभी अपन ने सुना होगा कैपेसिटर खराब हो गया वगैरह वगैरह, राइट. सो कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर एनर्जी, राइट. जो एक चार्ज को स्टोर करता है, चार्ज के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करेगा वो कैपेसिटर. काफी सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज होता है कैपेसिटर. छोटा सा रहता है, अगर मैं कोई सारे सिंपल सर्किट की बात करूं, छोटा सा ही रहता है, ठीक है. बाकी फैन वगैरह में भी लगा रहता है कैपेसिटर, ठीक है. इट बेसिकली स्टोर्स एनर्जी, ठीक है. उसका कैपेसिटेंस यूनिट है आपका, सी से हम डिनोट करते हैं, जिसका आपका ऐसा यूनिट क्या है, फैराड, राइट. देन C that is equal to Q by V. इस तरीके से डिफाइन होता है. जैसे आपका रेजिस्टेंस डिफाइन होता है V by R करके, राइट. R आपका कैसे डिफाइन होता है, V by I करके, सॉरी, राइट. तो उसी तरीके से आपका कैपेसिटेंस भी डिफाइन होता है. मैंने तुम लोगों को लास्ट वाले लेक्चर के अंदर बताया था. करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं देखा तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, राइट. तो R is equal to V by I, तो जिसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है, एंड इट डजंट डिपेंड अपॉन द करंट एज वेल, राइट. इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशन ऑफ द मटेरियल एंड इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेंपरेचर, राइट. ये बात हमने कर रखी थी. मटेरियल पे डिपेंड करता है बिकॉज़ इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. इनके बेसिस पे ये वैल्यूज आएगी, राइट. तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है, जो कैपेसिटेंस है वो Q पे भी डिपेंड नहीं करता, V पे भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है. नहीं वो Q पे डिपेंड करता है, नहीं वो V पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक स्फीयर की बात करूं, ठीक है, लेट्स से मेरे पास एक स्फीयर की रेडियस है कुछ r, चार्ज स्फीयर है, ठीक है, जिसके ऊपर प्लस Q जितना चार्ज है. अब मैं तुम्हें पूछूं कि ये जो स्फीयर है वो कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है इस पर्टिकुलर केस के अंदर, राइट. सो मैं रखूंगा C is equal to Q by V, चार्ज है इसके ऊपर Q, एंड मैं पोटेंशियल की बात करूंगा, पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर सरफेस पे कितनी हो जाएगी, KQ by R जितनी, राइट. तो यहाँ से Q आप हटा दो तो ये हो जाएगा R डिवाइड बाय K. K को आप लिख सकते हो 1 by 4 pi epsilon naught, तो यही चीज हो जाएगी 4 pi epsilon naught R. तो ध्यान से देखो, यहीं से हमें पता पड़ रहा है कि जो कैपेसिटेंस है that doesn't depend upon the QV, right. It only depends upon the R. यहाँ पर R रेजिस्टेंस नहीं है, R क्या है, R है रेडियस ऑफ द स्फीयर, और यू कैन से डायमेंशन ऑफ द मटेरियल, एंड ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, इट इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, राइट. अभी मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करूंगा तो दो प्लेट के बीच में कौन सा मीडियम है, राइट. किस टाइप का मीडियम है, एयर है या कोई भी वैक्यूम है, राइट, राइट. सो डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर चीज पे कि उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, राइट. सो ये तो हमारा सिंपल स्फेरिकल कैपेसिटर का एग्जांपल है. अब ये इस टाइप का स्फेरिकल कैपेसिटर रखने में थोड़ा नुकसान है, क्योंकि इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी, राइट. हम कैपेसिटर क्यों बनाते हैं, टू स्टोर द एनर्जी, टू स्टोर द चार्ज, ठीक है. तो अब मैंने बनाया, लेकिन यहाँ पर तो जो एनर्जी रहेगी वो किस फॉर्म में रहेगी, जैसे यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो इस तरीके से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में देगी एनर्जी. बट यहाँ पर ध्यान से देखो, ये एनर्जी कहीं काम नहीं आ रही है, ये एनर्जी वेस्टेज है, पूरा का पूरा वेस्टेज है. तो हम क्या करते हैं, इस एनर्जी को हम बाउंड कर देते हैं, बाउंडेड दो प्लेट के बीच में बाउंड कर देते हैं,
ठीक है, तो यही एनर्जी हम यूज कर सकते हैं किसी और पर्पस के लिए। ठीक है, तो ये बेसिक बात है कैपेसिटर की। हम जनरली फैराडे वैसे बहुत बड़ा यूनिट है, तो माइक्रो फैराडे, पिको फैराडे, नैनो फैराडे, इन सब में वैल्यूज आती है। ठीक है, चलिए, तो इसके अंदर नुकसान था, तो हमने क्या किया, हमने एक पॉजिटिव प्लेट ले ली और एक नेगेटिव प्लेट ले ली। ठीक है, अगर मैं इसी के अंदर का आपको एग्जांपल दूं तो यहां पर मैंने एक दूसरा स्फीयर जोड़ दिया जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो एनर्जी जो थी ना ही इसके बाहर गई, राइट, अब बाहर तो गई नहीं, तो इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो गई, मैं ऐसा बोल सकता हूं। ठीक है, तो हमने ऐसा किया कि एक पॉजिटिव प्लेट ली और एक नेगेटिव प्लेट ली, राइट। एक पॉजिटिव नेगेटिव क्यों ली, उसकी भी स्टोरी है, बट हमें मतलब नहीं है उस चीज से। ठीक है, तो अपन सिर्फ अभी इतना ही ध्यान देते हैं कि एक पॉजिटिव प्लेट ले ली मैंने और एक नेगेटिव प्लेट ले ली, राइट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी E, इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। ठीक है, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो अगर मैं बोलूं कि इसके ऊपर सिग्मा है तो इसके ऊपर हो जाएगा माइनस सिग्मा। अगर मैं तुम्हें पूछूं कि यहाँ पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने बताया था कि इस प्लेट की वजह से होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से भी, अब देखो, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में होगा और इसकी वजह से भी इस डायरेक्शन में होगा, राइट। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा या तो क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, माइनस में नहीं लिखा क्योंकि मैंने ऑलरेडी डायरेक्शन मेंशन कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपका या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि जो वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, E इज इक्वल टू V बाय D, सुना होगा आपने। तो ये आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू D, एंड जो सिग्मा है व्हिच इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट, जो भी मैंने पैरेलल प्लेट रखी है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ Q बाय A एप्सिलॉन नॉट D, दैट इज योर पोटेंशियल। फिर हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू अभी पढ़ी थी, दैट इज द चार्ज स्टोर डिवाइड बाय पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पर आप Q by V की वैल्यू निकाल लोगे, सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो यहाँ से C की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट A by D, सिंपल। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में अभी तो एयर है, इसलिए एयर है वैक्यूम में, इसलिए मैंने एप्सिलॉन नॉट रखा हुआ है। ठीक है, अब कोई और मटेरियल आ गया, कोई और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया यहाँ पर। ठीक है, लेट्स से कि K जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया, तो इसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका डिस्कशन करने वाले हम बेसिक, हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको जो भी वैल्यू आ गई वो आप निकाल सकते हो, राइट। बेसिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ठीक है भाई, जिसको ये सब आता है वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर सकता है, राइट। अपन एक एक चीज देखते हैं ताकि कुछ मिस ना हो जाए बस। देन अब बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होती है। एनर्जी स्टोर, राइट। लेट्स से मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हम जनरली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे, राइट, जिसके ऊपर Q चार्ज है, इसके ऊपर है -Q चार्ज। इसका कैपेसिटेंस है C और इसकी दो प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू है V। तो इसके अंदर जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू हाफ CV², या तो इसी को लिख सकते हैं Q² बाय 2C। इतनी एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर की प्लेट के बीच में। इसी चीज को मैं थोड़ा और अच्छे से लिख सकता हूं, देखो E which is the energy stored that is equal to half epsilon naught A by D, और पोटेंशियल को आप लिख सकते हो, पोटेंशियल को क्या लिखोगे, पोटेंशियल को लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, और उसका है स्क्वायर यहाँ, राइट। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, तो मैं डी कैंसिल कर दूं, सो ये एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E square A into D. Then this A into D है क्या? A into D is the volume occupied between those two plates. ये वॉल्यूम, अगर इसके प्लेट का एरिया है A और ये डिस्टेंस है आपकी D, राइट। तो ये जो वॉल्यूम है that is equal to A into D. तो यहाँ पर आप इसको अगर वॉल्यूम लिख लिया मैंने, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, जिसको हमने क्या बोला था, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं इसको, एनर्जी डेंसिटी दैट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो कैपेसिटर के फॉर्म के अंदर भी ये चीज पूछी जा सकती है कि अंदर, ठीक है, दो प्लेट के बीच में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है,
वॉल्यूम अकॉर्डिंगली आपको दिया जाएगा, तो इतनी एनर्जी स्टोर रहती है इन सारी वैल्यूज के टर्म में, राइट। सो इस तरीके से हम एनर्जी स्टोर भी निकाल सकते हैं कैपेसिटर के अंदर। अब देखो, जब मैं कैपेसिटर को बैटरी के साथ जोड़ता हूं तो क्या क्या उसके अंदर चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि कोई कैपेसिटर है, ठीक है, जिसका कैपेसिटेंस C है, उसको इनिशियली मैंने किसी चीज से जोड़ा नहीं है। आप लेट्स से कि ऐसा एक एग्जांपल मान लो, ठीक है, ये स्विच S है, पोटेंशियल है P, ये C। तो अभी मैंने इनिशियली नहीं जोड़ा है कहीं पे भी, स्विच ऑफ है, तो यहाँ पर जो चार्ज है वो 0। चार्ज की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, Q दैट इज इक्वल टू CV, राइट, ये बात। अब जैसे मैं स्विच ऑन करता हूँ तो क्या होगा, अब ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कैपेसिटर के अक्रॉस हो जाएगा, V पोटेंशियल ड्रॉप। अगर V जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया तो चार्ज कितना होगा, इस पे CV और इस पे -CV, इजीली हम निकाल सकते हैं। तो आपको क्या देखना है, देखो मैंने स्विच ऑफ किया, यहाँ पर स्विच मैंने ऑन किया, ठीक है, अब इसको ऑफ किया है ना, समझ लेना। इनिशियली चार्ज है 0, अब चार्ज हो गया यहाँ पर C, दैट मींस कहीं ना कहीं से चार्ज आया होगा। यहाँ पर कहां से आया, यहाँ पर बैटरी से आया है, बैटरी ये चार्ज उसको दे रही है। देन अगर मैं बोल दूं कि यहाँ से कुछ चार्ज आया, कितना चार्ज आया, 0 था, CV हो गया, दैट मींस CV जितना चार्ज आया और यहाँ से CV जितना चार्ज निकल गया। तो आप ऐसे समझो यहाँ 0 चार्ज था, CV निकल गया तो कितना हो गया, -CV, तो -CV हो गया यहाँ पर, देखो -CV, फिर ये CV यहाँ पर, राइट। तो ये जो सिस्टम फॉर्म हुआ, इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं तुम्हें बोलूं व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, हाफ CV², अभी हमने पढ़ा वो फॉर्मूला, इसके अंदर अभी हाफ CV² है। इनिशियली तो E फाइनल है, E इनिशियल तो क्या है 0, इनिशियली तो कोई एनर्जी इसके अंदर स्टोर नहीं है। अब एक बात समझो, ये जो बैटरी है वो कुछ ना कुछ वर्क डन कर रही है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर से देखो चार्ज फ्लो कर रहा है C, तो ये हम निकालेंगे वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। लेट्स से मुझे कोई बैटरी दी हुई है, सिंपल से शब्दों में इसको सुनो, मुझे कोई बैटरी दी है 20 वोल्ट की, अगर उसके अंदर चार्ज जा रहा है, Q जितना चार्ज जा रहा है, मतलब मैं बैटरी को एनर्जी दे रहा हूं, या तो हो सकता है बैटरी एनर्जी दे रही है, Q दे रही है एनर्जी, ठीक है। इसको आप करंट के फॉर्म में भी मान सकते हो कि अगर बैटरी में करंट जा रहा है दैट मींस बैटरी इज इन चार्जिंग कंडीशन, एंड अगर करंट बाहर निकल रहा है तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तो ये बैटरी चार्ज हो रही है। बैटरी अगर चार्ज हो रही है तो बैटरी तो कोई वर्क डन कर नहीं रही, बैटरी के ऊपर वर्क डन किया जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर वर्क डन बाय बैटरी निकालूंगा तो W इक्वल टू Q डेल्टा V रहता है, तो यह आ जाएगा QV, बट आप पुट करोगे माइनस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बैटरी वर्क डन नहीं कर रही, बैटरी के ऊपर वर्क डन हो रहा है। सो वर्क डन बाय बैटरी अगर मैं पूछूं तो यहाँ पर आपको पुट करना है वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव, राइट। देन इफ आई टॉक अबाउट वर्क डन बाय बैटरी, इन दिस केस Q डेल्टा V, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा प्लस QV, क्योंकि बैटरी एनर्जी दे रही है, दैट मींस बैटरी वर्क डन कर रही है, बैटरी के ऊपर कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, ठीक है। सो आपको यहाँ से वर्क डन बाय बैटरी इस तरीके से मिल जाएगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है कि V जितना वोल्टेज है और बैटरी CV जितना चार्ज दे रही है, CV जितना चार्ज दे रही है, तो मैं अगर तुम्हें पूछूं व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी, so that will be equal to charge CV into potential which is V। ध्यान से देखो, यही वाली चीज लिखी है मैंने, सेम Q into V, और वो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये एनर्जी दे रहा है, तो ये आ जाएगा CV²। तो यहाँ से आपको एक और बात पता पड़ेगी कि जो CV² है वो वर्क डन किया है बैटरी ने, बट कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई वो कितनी है, हाफ CV²। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो सकती है, और उसी के सवाल आते हैं आपको एग्जाम में, कुछ प्रीवियस ईयर के सवाल भी आप देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि व्हाट विल बी द हीट डेसिपेटेड इन द सर्किट, ठीक है। तो आपको हीट का भी सवाल आ सकता है कि व्हाट विल बी द हीट, तो दैट विल बी इक्वल टू हाफ CV², क्योंकि बैटरी ने वर्क डन किया CV², कैपेसिटर के अंदर स्टोर हुआ हाफ CV², तो हाफ CV² कहां गया, हीट के फॉर्म में, राइट।
सो हीट का मैं तुम लोगों को एक फॉर्मूला बता देता हूँ, तो आप लोगों को जितने भी सवाल है हीट के वो सारे के सारे तुम लोग उस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो इस पर्टिकुलर मेथड से, राइट। सो यस आई होप कि वर्क डन बाय बैटरी वगैरह सारी चीजें क्लियर है। सो अगर तुम्हें पूछा है कि व्हाट विल बी द हीट जनरेटेड इन द सर्किट, व्हाट विल द हीट जनरेटेड, so that is equal to work done by battery minus E final minus E initial, that means the final energy stored in the capacitor minus initial energy stored in the capacitor। सिंपल सा फॉर्म यूज करोगे, देखो इस वाले केस के अंदर भी तो आप इजीली वर्क डन बाय बैटरी निकाल सकते हो, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर निकालना तो आता ही है, ठीक है। इस तरीके से इजीली आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। चलिए इस सवाल को थोड़ा देख ही लेते हैं, ठीक है। सो हीट जनरेटेड, एक सवाल कर लेते हैं। लेट्स से मुझे कोई क्वेश्चन दिया है, मान लो कि मुझे यहाँ पर कोई कैपेसिटर दिया है, उसके साथ लेट्स से पहले एक बैटरी जोड़ रखी है, ठीक है, और ये दूसरी बैटरी है, मान लो कुछ ऐसा सर्किट दिया हुआ है, एक स्विच है, तो पहले यहाँ कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये स्विच यहाँ कनेक्ट हो जाती है बाद में, अब ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये सेकंड पोजीशन पे हो जाती है। लेट्स से इसकी वैल्यू है 4 माइक्रो फैराड, इसकी वैल्यू ले लो 6 वोल्ट, इसकी वैल्यू ले लो 2 वोल्ट, इतनी चीजें मुझे दी हुई है। मैंने क्या किया है, स्विच को 1 से लेके 2 पे ले गया हूं मैं, 1 से 2 पे ले गया हूं, तो मुझे पूछा है कि व्हाट इज द हीट जनरेटेड इन द सिस्टम, राइट। सिंपल से सवाल है, तो अपन देखते हैं क्या है इसमें। तो इनिशियली सर्किट क्या है, इनिशियली तो ये यहीं कनेक्टेड है, ये सर्किट का तो कोई काम ही नहीं है, मतलब 2 वोल्ट की बैटरी कोई अभी काम की ही नहीं है, राइट। तो अपने पास सर्किट के अंदर एक कैपेसिटर है और वही कैपेसिटर के साथ बैटरी जुड़ी हुई है, राइट। 6 वोल्ट की बैटरी है, कैपेसिटर है वो 4 माइक्रोफैराड का। सो व्हाट विल बी द चार्ज स्टोर, चार्ज कितना स्टोर होगा, 6 × 4 V एंड C, Q इज इक्वल टू अपने को पता है होता है CV, राइट। तो 4 × 6 24 माइक्रोकूलम एंड माइनस 24 माइक्रोकूलम, ये इनिशियल कंडीशन है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस एक वाली चीज को मैंने 2 पे जोड़ दिया, तो अब मेरी सर्किट क्या बन गई, अब मेरी सर्किट कुछ ऐसे बन गई, ध्यान से देखो, 6 वोल्ट 2 वोल्ट सीरीज में आ गए, क्योंकि ये वायर तो अब कोई काम का नहीं रहा, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब देखो मैं इन दोनों को एक साथ में लिख सकता हूँ 8 वोल्ट की बैटरी, क्योंकि एक दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, तो 8 वोल्ट की बैटरी प्लस माइनस कैपेसिटेंस की वैल्यू अभी भी 4 माइक्रोफैराड ही, वो तो थोड़ी चेंज होगी, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल बी द चार्ज, 32 एंड माइनस 32, राइट। तो आप एक चीज समझ सकते हो, यहां से जो एक चार्ज फ्लो हुआ, ठीक है, वो कितना हुआ, तो पहले था कितना 24, अब हो गया 32, दैट मींस यहां से 8 माइक्रोकूलम चार्ज गया होगा, फिर यहां से 8 माइक्रोकूलम ऐसे गया होगा, तो सोचो यहां -24 था, 8 और चला गया, इस पे -24 था, 8 और चला गया, तो हो गया -32, ठीक है, -32, और वही 8 कूलम इधर आएगा। तो यहां से आप सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। देखो वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, यहाँ पर Q वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी Q इंटू V, चार्ज कितना फ्लो कर रहा है 8 माइक्रोकूलम, ये है 8, 64 माइक्रो जूल, माइक्रो में है ना ये, तो इसलिए मैंने माइक्रो जूल रखा है। This is the work done by battery. Now what will be the E final, that means the final energy stored in the capacitor। तो देखो यहाँ पर हाफ, C की वैल्यू है 4, V स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 8 स्क्वायर 64, 128 माइक्रो जूल। Then what will be the value of E initial, that is also half C square, तो हाफ C की वैल्यू 4, V स्क्वायर which is 6 स्क्वायर 36, और ये आ जाएगा 72 माइक्रो। ध्यान से देखना, आप टेंशन मत लेना, कभी इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, ठीक है। तो आप बस सारी चीजें अच्छे से कैलकुलेट करो, 64 माइनस
128 माइनस ई इनिशियल 72, तो 128 माइनस 72 क्या होगा 28, 28 और ये भी 28, 28 2 56, तो 64 माइनस 56, तो 8 माइक्रोजूल इज द हीट जनरेटेड इन द सिस्टम, राइट। तो इस टाइप के सवाल आपको सबसे पहले सीखने हैं, बहुत इजी है। देखो आपको क्या करना है, इनिशियल चार्ज निकालो, फाइनल चार्ज निकालो, चार्ज का जो ट्रांसफर हो रहा है वो निकाल लो, वो चार्ज जो है बैटरी में जा रहा है या बैटरी को चार्ज प्रोवाइड कर रही है, राइट, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी बैटरी जोड़ते हो। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको अपोज कर देता, आप सोचो इसको अपोज कर देते तो यहाँ 4 वोल्ट हो जाता, अगर 4 वोल्ट हो जाता तो क्या होता भाई, 4 वोल्ट हो जाता तो यहाँ 16 हो जाता, ठीक है। तो 24 से 16 हुआ, तो अब 8 माइक्रो कूलम गया यहाँ से, तो फिर ऐसे आता, तो वर्क डन का बैटरी नेगेटिव आता, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी है बस इसके अंदर, और आप इजीली हीट जनरेशन के सवाल सॉल्व कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। चलिए अब आपको 2-3 कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन दे देंगे एंड पूछ लेंगे कि व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ 5 माइक्रोकूलम। ऐसे सवाल आपने प्रीवियस ईयर में भी देखे होंगे, द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ 6 माइक्रोकूलम वगैरह वगैरह, ठीक है। तीनों कैपेसिटर है, तीनों अलग अलग दे सकते हैं, उनको लेट्स से कनेक्ट कर लिया। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट, तो इस टाइप के सवाल भी काफी फेमस है, तो उनको भी अपन देख लेते हैं, राइट। तो लेट्स से कि अगर मुझे दिया हुआ है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल करते हैं, बाकी आपको उसके अंदर कितने भी कॉम्बिनेशन आ गए, वेरिएशन आ गए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेट्स से मुझे दिया है कि एक कैपेसिटर है ऐसा, ठीक है, 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, 10 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ रखा है मैंने। इनिशियली ये चीज है, या तो यही चीज को मुझे ऐसे दे सकते हैं 10 वोल्ट, और दूसरा कैपेसिटर है उसको मैंने जोड़ रखा है ऐसे, ठीक है, 6 माइक्रो फैराड, और ये आप ले लो 5 वोल्ट प्लस माइनस, ठीक है। मुझे ये चीज दी हुई है, अब मैंने ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर इन दोनों को जोड़ दिया, अब देखो ये प्लस हो गया माइनस हो गया, यहाँ प्लस ये माइनस, अब इनको मैंने एक साथ जोड़ दिया कुछ इस तरीके से, राइट, सिंपल, विदाउट बैटरी। तो ये 6 माइक्रोफैराड है, ये आपका 5 माइक्रोफैराड है। तो मुझे पूछा है कि व्हाट इज चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, इस प्लेट की यहाँ पर कितना चार्ज होगा, यहाँ पर कितना चार्ज होगा, यहाँ यहाँ, या कोई भी चीज आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट विल बी द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। नाउ हमें पता है कि यहाँ पर ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, और यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब जैसे ही मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर लिया, तो अब पोटेंशियल ना ही 10 रहा ना ही 5 रहा, कुछ और पोटेंशियल हो जाएगा, राइट। लेट्स से कि यहाँ पर पोटेंशियल हुआ V1, यहाँ पर पोटेंशियल हुआ V2, राइट। और V आपका क्या होता है, V आपका होता है बच्चों Q by C, क्योंकि C is equal to Q by V रहता है, राइट। तो V is equal to आपका हो गया Q by C, where Q is the charge on the inner side of the positive plate। ये बात बस याद रखना आप। तो चलिए अगर मैं इसकी बात करूं, तो इनिशियली आप ध्यान से देखोगे तो इनिशियली इसकी प्लेट्स पे चार्ज कितने थे, इनिशियली यहाँ पर 10 × 5, ये है V, सॉरी ये है C, ये है V, तो Q कितना आ जाएगा 50, और यहाँ पर -50। अभी कितना हो गया, यहाँ पर 30 और यहाँ पर माइनस, ठीक है, ये तो सॉरी -30 और प्लस माइनस का ध्यान रखना। तो ये इनिशियली था, अब मैंने जैसे कनेक्ट किया तो चार्ज ये नहीं रहेगा, ठीक है, चार्ज कुछ और हो जाएगा, क्योंकि ये 410 वोल्ट के हिसाब से अब कॉमन पोटेंशियल कुछ और आ जाएगा, राइट। तो वो हमें निकालना है कि कितना पोटेंशियल रहेगा। तो हम मान लेते हैं कि यहां से कुछ चार्ज फ्लो हुआ, Q जितना चार्ज फ्लो कर गया इस प्लेट से, और वो चार्ज ऐसे फ्लो होने लगा सिस्टम के अंदर। अब आपको बस वैल्यू लिखनी है उस Q चार्ज की, ठीक है। इस V1 को मैं ऊपर लिख लेता हूँ और इस V2 को भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ। सो ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें एक चीज पता चलेगी कि ये अगर Q इधर जा रहा है तो यहाँ पर 50 था, Q चला गया तो यहाँ पर कितना बचा 50 माइनस Q, ठीक है। फिर यहाँ पर Q गया तो यहाँ पर कितना था, यहाँ पर सॉरी -30, उसके अंदर Q एंटर हुआ,
Q एंटर हुआ तो क्या हो गया, -30 प्लस Q। देन यहां से भी Q बाहर निकल गया, Q बाहर निकला, तो यहाँ पर +30 था, Q को आप बाहर निकाल लो या तो इसका भी माइनस कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 30 माइनस Q। देन सेम Q आपका इसके अंदर जाएगा तो -50 था, तो अब -50 की जगह क्या हो जाएगा, -50 प्लस। तो पहली बात आपको दो कैपेसिटर दिए, तीन कैपेसिटर दिए, डजंट मैटर। अब इसी की जगह मुझे तीन कैपेसिटर दिए होते, राइट, तीसरा कैपेसिटर आप कुछ भी ले लो, उनको कनेक्ट करता मैं तीनों को, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, V1 V2 माना, वैसे मैं मानता V1 V2 V3 अगर तीन कैपेसिटर होते और तीनों को मुझे जैसे दिया है वैसे मैं जोड़ देता। अब मुझे V निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक किरचॉफ का लूप लगा दो, किरचॉफ का लूप लगाना मैंने सिखाया ही है, ठीक है। सो पूरे लूप के अंदर लगाओगे, पूरे लूप का पोटेंशियल ड्रॉप है वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ प्लस से माइनस, यहाँ से स्टार्ट करो, है ना, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से आ गया प्लस से माइनस, प्लस से माइनस गया तो माइनस, और पोटेंशियल ड्रॉप है V1, यहाँ गया प्लस से माइनस तो अगेन माइनस, एंड पोटेंशियल ड्रॉप है V2, सो दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तुम यहाँ पे लिख सकते हो V1 प्लस V2 दैट विल बी इक्वल टू 0 इस पर्टिकुलर केस के अंदर। V1 की वैल्यू क्या है, दैट इज द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट divided by the value of capacitance, right? Then the V1 will be, charge on the positive plate is 50 minus Q divided by the value of capacitance is 5 microfarad. Then V2 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, V2 is the charge on the positive plate which is 30 minus Q divided by 6, that is equal to 0। सिंपल सी बात है, देखो यहाँ से आपको Q की वैल्यू आ जाएगी, आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 300 माइनस 6Q प्लस 150 माइनस 5Q दैट इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, 450 माइनस 11Q दैट इज इक्वल टू 0। तो Q की वैल्यू आ जाएगी 450 बाय 11 माइक्रोकूलम। Q आ गया, Q आ गया तो भाई सिंपल सी बात है, हर एक कैपेसिटर की प्लेट पे आप चार्ज निकाल सकते हो, राइट। तो दो कैपेसिटर दिए, तीन कैपेसिटर दिए, डजंट मैटर। आप इजीली इस टाइप के सवाल को सॉल्व कर सकते हो, राइट। मुझे यही सेम सिस्टम ऐसा दे दिया, तीन कैपेसिटर लाइन से दे दिए, चार दे दिए, क्या फर्क पड़ता है, चारों को कनेक्ट किया, ठीक है, चारों का अलग अलग वोल्टेज है। तो इनिशियली आप हर एक के ऊपर चार्ज लिख सकते हो, किसी एक में से Q हटा दो तो वहां पर 50 माइनस Q, फिर Q एंटर किया यहाँ पर, फिर यहाँ से निकल गया, यहाँ पर एंटर, यहाँ निकल गया, फिर चारों के लिए किरचॉफ का वोल्टेज लगा दो, Q मिल जाएगा, एंड फाइंड आउट द वोल्टेज इन ईच प्लेट, राइट। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो इस टाइप के सवालों को, ठीक है। चलिए भाई, ये दूसरे टाइप के सवाल हो गए। अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स जो है, कॉम्बिनेशन आएगा आपको, सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा। तो इसके अंदर सारी चीजें जो रेजिस्टेंस के अंदर है वही सारी चीजें सेम रहेगी, फॉर्मूला है वो थोड़ा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। वहां पर आपको सीरीज में जो फॉर्मूला लगाना है वो आपको पैरेलल में लगाना है कैपेसिटर्स के अंदर। जैसे दो कैपेसिटर है, मेरे को सीरीज में दिए हुए है C1 C2, तो इसका C इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 C2 बाय C1 प्लस C2। और अगर मैंने इसको पैरेलल में जोड़ा है तो इसका C इक्विवेलेंट होगा C1 प्लस C2, ठीक है। पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम होगा एंड सीरीज के अंदर चार्ज सेम होगा। ये कुछ कुछ बातें हैं वो आपको दिमाग में बिठा के रखनी है, राइट। फिर आप एक बात समझ सकते हो, आपने प्लेट्स वाली चीजें देखी होगी कि प्लेट्स वगैरह से अपन को कैसे कैपेसिटर फॉर्म करने हैं, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे दो कैपेसिटर डिजाइन करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस तरीके से दो दो प्लेट को जोड़ दिया मैं, तो मेरे पास दो कैपेसिटर आ गए। बट इसके अंदर ध्यान से देखोगे तो मेरी चार प्लेट टोटल यूज हुई है, ठीक है, चार प्लेट यूज हुई है। क्या मैं इस खर्चे को कम कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं अगर इसी चीज को ऐसे लिखता हूं जिसके अंदर मैंने एक प्लेट को कॉमन बना दिया, तो ये भी दो कैपेसिटर की तरह एक्ट करेगा, वैल्यू सिमिलर रहेगी।
ये ऐसे एक्ट करेगा कि दो कैपेसिटर कैसे है सीरीज में है, तो इस टाइप की मेथड आपको काम में आ सकती है। ठीक है, तो इस टाइप के आपने सवाल बहुत सारे देखे होंगे। अपन देखो स्टार्ट करते हैं टाइप के सवाल। जैसे लेट्स से कि अगर मुझे दिया है कोई इस टाइप का सवाल, ठीक है, लेट्स से ये है ए, ये है बी। तो मैं पूछ लिया कि हर एक प्लेट, ये प्लेट्स है और उसके दो टर्मिनल है, हर एक प्लेट की विड्थ नहीं, हर एक प्लेट का एरिया है ए और दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस है डी। तो ये जो सिस्टम है उसका मुझे क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, ये है आपका सी, ये है आपका ए, ये आपका ए। हम थोड़ा इसको अच्छे से बना लेते हैं ना, इसको अब ऐसे कर लो, आई गेस नहीं, यही रखते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, ऐसे रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो लेट्स से मुझे ऐसा कोई दिया हुआ है, ये है ए प्लेट, ये है आपकी बी प्लेट, बी प्लेट। तो पहले तो जितने भी टर्मिनल दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आप प्लेट के नाम लिख दो। जैसे बी प्लेट है, ये बी प्लेट, बी प्लेट, ए सी सी, ए सी ए बी, राइट। अब आप पॉइंट्स डिनोट करो। आप हो सकता है सर्किट के अंदर 4 पॉइंट हो, 5 पॉइंट हो, यहाँ पर आपके 3 पॉइंट है ए बी सी। तो जिसके बीच में निकालना है उनको ऐसे लिखो, और सी को आप कहीं भी लिख सकते हो, है ना, अगर वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है ज्यादा। तो पहला कैपेसिटर किसके बीच में, बी और ए के बीच में, तो बना लो बी और ए के बीच में। दूसरा ए और सी के बीच में, तो बना लो ए और सी के बीच में। तीसरा ए और सी के बीच में, तो बना लो ए और सी के बीच में, ऐसे। चौथा ए और बी के बीच में, तो बना लो ए और बी के बीच में। तो ये हो गया आपका इसका एक नॉर्मल सर्किट फॉर्म। तो यहाँ पर आपको तो ए और बी के बीच में निकालना है, तो ये वैल्यू सी, ये वैल्यू सी, तो दोनों पैरेलल, तो आंसर विल बी 2C। ये आएगा ही नहीं क्योंकि ये तो कनेक्टेड ही नहीं है। अब तुम्हें सी और बी के बीच में पूछा होता व्हाट विल द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन सी एंड बी, राइट। तो आप क्या करते हैं, सी यहां, बी यहां, ए बीच में। पहला कैपेसिटर बी और ए के बीच में, बी और ए के बीच में बना लो यहां। दूसरा ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में बना लो यहां। ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में बना लो यहां। ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में बना लो यहां। तो ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, सॉरी पैरेलल, पैरेलल सीरीज। अगर इसकी वैल्यू सी है तो ये दोनों हो जाता है 2C, ये दोनों 2C, दोनों सीरीज में, तो आंसर इज सी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 5 प्लेट दे सकते हैं, 4 प्लेट भी आपको दे सकते हैं। 4 प्लेट दे दी हुई क्या दिक्कत है, ऐसे दे दिया, ये है ए, ये है बी। ठीक है, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। आप ट्राई कर सकते हो इसको, जब तक मैं मिटा रहा हूं। बहुत ही इजी है ये, इस टाइप के कॉन्सेप्ट, और आते भी है, देखो मजाक वाली बात नहीं है, आते हैं इस टाइप के सवाल, सो यू कैन डू दिस। चलिए, ए और बी के बीच में निकालना है। ये प्लेट का नाम मुझे नहीं पता, तो नामकरण कर दो सबसे पहले सी। ठीक है, तो लेट्स से ये आपका सी और ये भी आपका हो जाएगा सी। तो यहां पर लेट्स से ये है ए, ये है आपका बी। ए और बी के बीच में निकालना है मुझे, और बीच में कहीं पे आप बना लो सी। ठीक है, क्योंकि सी कहीं पे बना सकते हो, डिस्टर्ब कर रहा है फालतू में। ये पहला कैपेसिटर है, वो सी और ए के बीच में है, तो सी और ए के बीच में कैपेसिटर बना दो। दूसरा कैपेसिटर ए और बी के बीच में है, तो ए और बी के बीच में कैपेसिटर बना दो। तीसरा है बी और सी के बीच में, तो वापस बी और सी के बीच में बना दो। क्या दिक्कत है, ये बना दिया। क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ये सी, ये सी, तो सीरीज, ये हो जाएगा c/2, और इसके साथ ये पैरेलल में, तो c/2 प्लस c, सो दैट विल बी इक्वल टू 3c/, राइट। सो आई होप कि इस टाइप के सवाल भी आप इजीली क्रैक कर सकते हैं कैपेसिटर्स के अंदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आरसी सर्किट। ठीक है, आरसी सर्किट काफी सवाल आते हैं उससे, काफी इंपॉर्टेंट है, तो लेट्स डू दैट। तो आरसी सर्किट है जिसके अंदर एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है, और उसको मैंने डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है। आरसी सर्किट, आर है, सी है, और उसको मैंने V जितना वोल्टेज से कनेक्ट किया हुआ है। आपको कैपेसिटर के बारे में कुछ कुछ चीजें आपको दिमाग में बिठा के रखनी है
कि इनिशियली कैपेसिटर विल एक्ट एज अ प्लेन वायर, t is equal to 0, capacitor will act as a plane wire, और t is equal to infinity पे, that infinity है 8 नहीं है, t is equal to infinity पे it will act as a open circuit, right? ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा, t equal to infinity पे, t equal to 0 पे it will act as a plane wire. That means अगर मैं t is equal to 0 की बात करूं तो यहाँ पर 0 पोटेंशियल है, यहाँ पर हो जाएगा v, मैंने तुम लोगों को सिखाया था, माइनस से प्लस v, तो यहाँ भी, यहाँ पर भी v, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, क्योंकि t is equal to 0 पे कैपेसिटर will act as a plane wire, वो चार्ज्ड नहीं है, ये मैंने t equal to 0 की बात करी है, ठीक है, वो चार्ज आपका नहीं है, चार्ज नहीं है, वो धीरे धीरे चार्ज होगा, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बोलेंगे हम इसको, है ना, चार्जिंग सर्किट से जानी जाती है ये सर्किट, तो 0 0 है, t is equal to 0 की बात है, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा वैसे वैसे ये जो कैपेसिटर है वो चार्ज होता जाएगा, अब ये 0 है, ये 0 है, यहाँ पर कुछ चार्ज Qn माइनस Q लेट से स्टोर हो गया थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बैटरी एनर्जी देगी तो कुछ ना कुछ चार्ज तो स्टोर होगा ना, ऑब्वियस सी बात है स्टोर होगा, और अगर ये इसके अंदर Q जितना चार्ज स्टोर हो गया और इसकी वैल्यू कैपेसिटेंस की है C, तो ये हो जाएगा Q/C, Q/C हो जाएगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा Q/C, और यहाँ पर 0, ये है V, तो ये भी आपका हो जाएगा V. So now what will be the current through the resistance? Current through the resistance हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, I will be equal to higher potential minus lower potential, तो क्या आ जाएगा V minus Q/C by R, right? So यहाँ से easily आप कैलकुलेट कर सकते हो चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, राइट? अब ये जो करंट है, जो ये करंट फ्लो कर रहा है, ये भी टाइम के साथ चेंज होगा, क्योंकि टाइम के साथ ये जो कैपेसिटर है उसके अंदर का जो चार्ज है वो भी चेंज हो रहा है, तो I को मैं लिख लेता हूँ आपका dq/dt, R यहाँ पर ले लो, दैट विल बी इक्वल टू V minus Q/C, राइट? तो इसको लिख लो CV minus Q/C, राइट? तो ये हो जाएगा RC into dq, that will be equal to CV minus Q into dt, so this is equal to dq by CV minus Q, and that will be equal to dt by RC, राइट? सिंपल. तो यहां से आपको चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा कि किस तरीके से जो कैपेसिटर है उसको मैं चार्ज करूंगा तो चार्ज कैसे वेरी करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. इनिशियली जो चार्ज है वो 0 है, कुछ टाइम के बाद चार्ज हो गया t, हमें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, 0 से t आप कर दो, तो देखो इसका क्या आ जाएगा ln TV minus Q, और ये माइनस का माइनस आप बाहर लिख लो, ठीक है, और ये 0 से Q लिमिट, एंड दैट इज इक्वल टू इसका तो T बाय RC हो जाएगा, इस माइनस को मैं यहां पुट कर देता हूं, राइट? अब ये जो Q रखोगे आप तो ये हो जाएगा ln CV minus Q डिवाइड बाय 0 रखोगे Q की जगह तो ये हो जाएगा सिर्फ CV, दैट विल बी इक्वल टू माइनस T बाय RC, इसको देखो ln को उधर ले जाओगे तो e पावर माइनस T बाय RC, आई गेस ये तो क्लियर ही होगा, तो CV minus Q by CV that is equal to e raised to minus P by RC. तो यहाँ से आपको सिंपली बस इसकी वैल्यू Q की वैल्यू निकालनी है, तो देखो यहाँ पर ये 1 minus Q by CV that is equal to e raised to minus P by RC, तो Q by CV, Q is equal to CV 1 minus e raised to minus P by RC, right? So this is the value of चार्ज इन द कैपेसिटर. इस रेट से जो कैपेसिटर है उसके अंदर चार्ज जो है वो स्टोर हो रहा है. जैसे t इज इक्वल टू 0 की बात करूं, t इज इक्वल टू 0 पे ये 1 हो जाएगा, e रेज टू 0 तो 1, 1 माइनस 1 0, तो q की वैल्यू भी 0, तो t इज इक्वल टू 0 पे इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है. बट मैं t इक्वल टू इंफिनिटी की बात करूं तो e रेज टू माइनस इंफिनिटी, राइट? e रेज टू माइनस इंफिनिटी दैट विल बी इक्वल टू 0, माइनस इंफिनिटी इज 0, राइट? सो ये आ जाएगा आपका 0, तो C, दैट मींस इनफाइनाइट टाइम के बाद कैपेसिटर के अंदर चार्ज हो जाएगा CV, एंड दैट विल बी द मैक्सिमम चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर. अब यही फॉर्मूला है Q दैट इज इक्वल टू C. अब आपको देखो लॉन्ग मेथड यूज करनी है तो क्या करो, कैसे भी करके जिस सर्किट के अंदर कैपेसिटर है
राइट, वहां पर आप करंट निकाल लो, वहां पर करंट की, जैसे ये करंट की इक्वेशन में निकाल V माइनस Q बाई C, ये आप निकाल सकते हो। अगर आपको सवाल अलग अलग टाइप के दिए है तो करंट की इक्वेशन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, वहां से आप dq by dt पुट करके इजीली यू विल बी एबल टू गेट दिस इक्वेशन, सवाल के हिसाब से चेंज होगी। अब यही जो इक्वेशन है उसको मैं थोड़ा और अलग तरीके से लिखता हूं, तो ये बेसिक आपका आरसी सर्किट का है। अब सर्किट के अंदर करंट पूछ लिया तो आप dq by dt कर सकते हो, I that will be equal to dq by dt, राइट, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब पहले मैं ग्राफ बना देता हूँ उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपको ये जो चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम है उसके ग्राफ पूछ लेंगे, t बाय q एंड t का ग्राफ इस तरीके से ध्यान से देखो। cv मैक्सिमम तक पहुंचते पहुंचते रुक जाएगा इंफिनिटी टाइम तक, cv की वैल्यू मैक्सिमम। अब यहां पर एक टर्म आती है t विच इज इक्वल टू rc, t की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, rc के बराबर हो जाए, तब चार्ज कितना स्टोर होगा। अब ये rc है क्या, ये rc है क्या वो देखते हैं। इस rc को हम बोलेंगे टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, ठीक है, टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, टाउ विच इज इक्वल टू rc, विच इज नोन एज टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, ठीक है। कि जब t इज इक्वल टू rc होगा तो ये जो चार्ज है वो कितना होगा, cv 1 माइनस e रेज टू माइनस rc बाय rc मतलब -1, तो हो जाएगा cv 1 माइनस 1 बाय e, तो हो जाएगा cv e माइनस 1 बाय e, और यू कैन से 1 बाय e की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाय 0.37, 0.37, राइट, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.63, तो याद आएगा q विच इज इक्वल टू 0.63 cv। तो आप ऐसा समझो t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे चार्ज हो रहा है cv, बट t इज इक्वल टू rc पे चार्ज हो रहा है 0.63 cv। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इन वन टाइम कांस्टेंट, इन वन टाइम कांस्टेंट मतलब कितना टाइम, rc जितना टाइम, rc जितने टाइम के अंदर जो कैपेसिटर है वो 63% चार्ज हो गया है, 63% चार्ज हो गया है एक टाइम कांस्टेंट के अंदर, राइट। तो आपको भाई कितनी भी चीजें पूछ ले इसके अंदर से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब यही फॉर्म को मैं थोड़ा इजी बनाता हूं, q that is equal to q maximum 1 minus e raised to minus t by r equivalent into c। अब ये r equivalent क्या है, q maximum क्या है, ठीक है, उसकी थोड़ी बातें करते हैं कि व्हाट इज q मैक्सिमम, q मैक्सिमम कैसे फाइंड आउट करना है अलग अलग टाइप की सर्किट में, वो देखते हैं, एंड व्हाट इज योर r इक्विवेलेंट, ठीक है। तो पहली बात q मैक्सिमम, एक बात पता लग गया होगा कि q मैक्सिमम इज द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर, इन सिंपल वर्ड मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर, और यू कैन से इंफिनिटी टाइम के मैक्सिमम चार्ज इन द कैपेसिटर कब होगा, जनरली अब हमारी डिस्चार्जिंग सर्किट रहती है, ठीक है, तो बैटरी देगा कैपेसिटर को एनर्जी। अब इनफाइनाइट टाइम के बाद ही तो मैक्सिमम होगी कैपेसिटर के अंदर एनर्जी, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम पे कैपेसिटर विल एक्ट एज अ ओपन वायर, तो तब तक सारी एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो गई होगी, तो उसका मैक्सिमम चार्ज तुम्हें पूछा है, तो चार्ज इन द कैपेसिटर, चार्ज इन कैपेसिटर एट t is equal to infinity, पहली बात तो ये q मैक्सिमम है क्या, एंड दिस R equivalent is the equivalent resistance, ध्यान से सुनना, equivalent resistance across terminal of capacitor considering battery as a plane wire, बैटरी को प्लेन वायर मानना है, एंड कैपेसिटर के दो टर्मिनल के अक्रॉस तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। फॉर एग्जांपल लेट से मुझे एक सर्किट दी है ऐसी,
वैल्यू दे सकते हैं आपको आर 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 वी और ये सी। मुझे इस कैपेसिटर के अंदर आप देखो वैल्यू भी दे दी होती तो भी आप इस सवाल को कर सकते थे, राइट। इस सवाल को ध्यान से समझना। मुझे क्या करना है, इसके अंदर जो चार्ज की इक्वेशन है, चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, उसको मुझे निकालना है, ठीक है। चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, हम निकालते हैं। तो सबसे पहले आपने लिख लिया होगा, तो क्यू मैक्सिमम निकालना पड़ेगा या आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। सिंपल आप पुट करोगे तो आपको वैल्यू आ जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मैं आर इक्विवेलेंट निकालता हूं, आर इक्विवेलेंट। सो आर इक्विवेलेंट क्या था, इट वाज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द कैपेसिटर कंसीडरिंग बैटरी एज अ प्लेन वायर। तो इसके जो दो टर्मिनल है उसके अक्रॉस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, थोड़ी देर के लिए इसको ओपन सर्किट मान लो। तो ये सर्किट आपकी ऐसे हो जाएगी, यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पर कंसीडरिंग बैटरी एज अ प्लेन वायर, ये हो जाएगी सर्किट। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, आर 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 आर। क्या अब ये दो टर्मिनल ए और बी बोल दो, क्या इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 2R सीरीज में और ये हो जाएगा R। तो ये R और ये 2R दोनों पैरेलल में, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा आपका 2R/3। फिर ये 2R/3 और ये R दोनों सीरीज में, तो ये आ जाएगा आपका R। सो दिस विल बी योर 5R/3, ठीक है। 2R/3 करेक्ट, राइट। तो दिस इज 5R/3, ये आ जाएगा आपका R इक्विवेलेंट। तो एक काम आपका हो गया। दूसरा काम आपको ये करना है कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q मैक्सिमम, which is the maximum charge across the terminal of the capacitor, ठीक है। T is equal to infinity है। तो आप सोचो जब T is equal to infinity होगा तो कैपेसिटर इस तरीके से एक्ट करेगा। यही सर्किट को मैं ऐसे बना देता हूँ, कैपेसिटर इस तरीके से एक्ट करेगा, राइट। अब चलिए अगर कैपेसिटर ऐसे एक्ट करेगा तो यहाँ पर कोई करंट ही नहीं जाएगा। तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे कैपेसिटर के अंदर Q मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम चार्ज चाहिए, तो Q इज इक्वल टू आपका होता है CV। सी तो भाई सी मैक्सिमम मिनिमम तो सर्किट पे डिपेंड नहीं करता, राइट, बट वोल्टेज जरूर सर्किट पे डिपेंड करेगा। सो दैट मींस अगर मैं कैसे भी करके V मैक्सिमम कर दूं, C इंटू V मैक्सिमम, कि कैपेसिटर के अक्रॉस का मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो सकता है। तो देखो ये A और B पोटेंशियल है, वही तो कैपेसिटर के टर्मिनल है, तो मुझे ये दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल निकालना है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर करंट 0 है इंफिनिटी टाइम पे, क्योंकि ये तो ओपन सर्किट है। इंफिनिटी पे कैपेसिटर विल एक्ट एज ओपन सर्किट। और Q मैक्सिमम तो हमें कब मिलेगा, T इज इक्वल टू इंफिनिटी पे। तो T इक्वल टू इंफिनिटी पे यहाँ पे करंट 0, तो जितना पोटेंशियल इन दोनों के बीच में होगा उतना ही पोटेंशियल इन दोनों के बीच में भी होगा, क्योंकि यहाँ पे तो करंट 0 है। तो इसके अक्रॉस तो IR 0, तो यहाँ A, यहाँ अगर मैं VA मानता हूँ तो यहाँ पर भी VA और यहाँ पर भी आपका VB है यहाँ, तो यहाँ पर भी VB। तो जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पे करंट है 0। तो ये वाली बात आपको समझनी है, क्लिक होनी चाहिए कि कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज अपन कैसे डिसाइड करेंगे, फाइनल वोल्टेज जो V मैक्सिमम है। तो इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज होगा वही इन दोनों के अक्रॉस होगा, तो इन दोनों के अक्रॉस में निकाल देता हूँ, वही हो जाएगा आपका V मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। तो सोचो अब मेरे पास यही सर्किट है, सिंपल सी सर्किट है, जिसके अंदर एक रेजिस्टेंस है यहाँ और ये 2R हो गया है यहाँ, और ये हो गया आपका ये वोल्टेज V और ये 2R और ये R। अब इस 2R के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा निकाल सकते हो। तो भाई अब ये बिल्कुल ही आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल हो गया। यहाँ पर करंट इनटू रेजिस्टेंस कर दो, करंट की वैल्यू क्या होगी V/3R इनटू रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 2R। दिस इज 2V/3। इतना तो ड्रॉप होगा यहाँ पर, और इतना ड्रॉप यहाँ होगा तो उतना ही ड्रॉप A और B के अक्रॉस होगा, दैट मींस कैपेसिटर के अक्रॉस होगा एट इनफाइनाइट टाइम। सो जो Q मैक्सिमम है उसकी वैल्यू, जो भी आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू 2 माइक्रोफैराड 5 माइक्रोफैराड कितनी भी दी है आप कर सकते हो, इनटू V मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू 2V/3। सो योर आंसर इज 2CV/3। सो दैट इज योर Q मैक्सिमम। तो आप इक्वेशन लिख लो, Q चार्ज की इक्वेशन निकालनी है Q। So that is equal to Q maximum, that is equal to 2CV/3, then 1 minus e raised to minus t by R equivalent into C, which is 5RC/3. This is your simple equation.
राइट। तो ये आरसी सर्किट का सिंपल सा लॉजिक है, आप इसको यूज करके इजीली कितने भी सवाल कर सकते हो इसके अंदर, राइट। डीसी पांडे हो गई, बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स है, उसके अंदर आपको सवाल बहुत सारे मिल जाएंगे इस टाइप के। आप जरूर प्रैक्टिस करो, डाउट्स वगैरह है तो आप पूछो, जरूर पूछो, राइट। चलिए, तो ये आरसी सर्किट का छोटा सा एग्जाम्पल। अब हम कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक वगैरह इंसर्ट करते हैं कि इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इनसाइड द कैपेसिटर। अब कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट क्यों करते हैं? पहली बात कि अगर मैं कैपेसिटर की बात करता हूं, हाँ, तो कैपेसिटर की दो प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है। अट्रैक्ट क्यों नहीं होती? अट्रैक्ट क्यों नहीं होती? दोनों अट्रैक्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि अंदर रियलिटी में डाइलेक्ट्रिक भरा होता है, ठीक है। सो डाइलेक्ट्रिक का एक काम तो ये हो गया कि दोनों प्लेट को स्टेबिलिटी देगा, ठीक है। और एक काम इसका ये है कि अगर लेट्स से कि ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है अपने पास, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिसका कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट K बाय D। अगर मैंने इसके अंदर K जितना डाइलेक्ट्रिक भर दिया पूरे के पूरे D विड्थ के अंदर, तो यही कैपेसिटेंस की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट K A बाय D हो जाएगी। क्योंकि ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, न्यूटन्स लॉ इन मीडियम, वहां पर एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट K लिखते थे, मीडियम की परमिटिविटी। तो ध्यान से देखो, ये जो C डैश हुआ वो C इंटू K हो गया, दैट मींस कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ गई। तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से अपने दो फायदे हो गए, एक तो जो प्लेट्स थी उसको स्टेबिलिटी मिली, दूसरा क्या हो गया भाई? दूसरा हो गया कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो गई, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, हम समझ सकते हैं। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि ये जो D है वो पूरे में नहीं दिया है, ये आपको कुछ पर्टिकुलर पार्ट के अंदर दिया है, ठीक है। मतलब पूरे के पूरे डाइलेक्ट्रिक में आपको ये चीज नहीं दी है, आपको लेट से इस टाइप की चीजें दी है। इतने से छोटे पार्ट के अंदर मैंने बस डाइलेक्ट्रिक रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, ये वैल्यू आपकी है T, ये टोटल है आपकी D। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्किट? तो यहां पर देखो, आप देखो मैं प्रूव नहीं करा रहा, बाकी आप इसको तीनों को अलग अलग कैपेसिटर मान सकते हो। अगर लेट से इसकी वैल्यू आपकी है x, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? D माइनस T माइनस x, राइट। इन तीनों को अलग अलग कैपेसिटर मानो, एरिया तो A रहेगा आपका, ठीक है। इसका एप्सिलॉन नॉट K, एप्सिलॉन नॉट, तीनों सीरीज में, बस लगा दो आप फॉर्मूला। तो 1/C इक्विवेलेंट that will be equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3, which is your formula to calculate the equivalent capacitor when they are in series. तो 1/C equivalent क्या होगा? 1/C1, that will be epsilon naught A by D, तो epsilon naught A, D की जगह x, plus C2 क्या हो जाएगा? epsilon naught Ka by T, epsilon naught Ka by T, प्लस एप्सिलॉन नॉट A by D माइनस T माइनस x, सिंपल, ठीक है भाई। तो एक सिंपल सी बात देखो, ये दोनों तो सीधा ऐड हो जाएंगे, ये दोनों अगर सीधा ऐड हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? D माइनस T माइनस x प्लस x, दैट इज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A प्लस T by K, यहां ले लो, तो यहां पर भी एप्सिलॉन नॉट A लिख लो, क्या दिक्कत है? तो D माइनस T कैंसिल, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस T प्लस T by K। बस ये फॉर्मूला याद रखो, आपका सारा काम हो जाएगा। हो सकता है आपको एक डाइलेक्ट्रिक में बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक दे दिया जाए इस तरीके से, ठीक है, डॉट 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 डॉट, T1 वेट का, T2 वेट का, इनफाइनाइट वेट का, इनफाइनाइट तक, है ना। इसका है K1, इसका है K2, तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इस केस में आपका C इक्विवेलेंट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A, देखो जैसे मैंने यहां किया वैसे यहां पर भी हर एक कैपेसिटी के लिए कर लो, काम खत्म, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस D तो रहेगा ही, व्हिच इज द विड्थ बिटवीन टू प्लेट। T क्या है? T जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया उसकी विड्थ है, तो यहां पर टोटल विड्थ आपको पुट करनी है, व्हिच इज इक्वल टू T1 प्लस T2, जितने भी दिए उनको ऐड कर दो।
प्लस टी बाई के। तो अब यहाँ पर तो एक ही था, बट यहाँ पर बहुत सारे, तो T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2, जितने भी दिए काम खत्म, राइट। सो दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटर इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। मैंने ये भी बताया डाइलेक्ट्रिक को हम क्यों इंसर्ट करते हैं, राइट। डाइलेक्ट्रिक को क्यों इंसर्ट करते हैं, सिंपल सी बात है। अब आपको डाइलेक्ट्रिक अलग अलग टाइप से दिया जाएगा, किस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं तुम्हें ऐसा बोलूं, ये है कैपेसिटर, ठीक है। यहां पर डाइलेक्ट्रिक रहेगा K1, यहां पर K2, यहां पर K3। सो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटर, ये पूछा है आपको, ठीक है। या तो इसी की जगह आपको ऐसा आ सकता है, 4 का डिवाइड कर दिया, K1, K2, K3 एंड K4। इसके अंदर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, राइट। सो सारे केसेस के अंदर आपको प्लेट्स जो अलग अलग दी है उसके अकॉर्डिंग आप कैपेसिटेंस निकाल दो। जैसे ये जो K1 वाला है उसका मैं C1 निकाल सकता हूं। C1 की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट। नाउ एरिया विल बी हाफ, क्योंकि एरिया यहाँ पर आधा हो गया, आधा एरिया नीचे वाले कैपेसिटर्स ऑक्यूपाई करते हैं, तो आधा एरिया तो आप लिखोगे A/2, डिस्टेंस अभी भी है D, तो ये हो जाएगा आपका इस पर्टिकुलर चीज का कैपेसिटेंस। यहाँ पर K1 और ऐड करना है, वो अलग बात है, यस। So this is your epsilon naught A K1 by 2D। C2 निकाल सकते हो इसका कैपेसिटेंस, which is your epsilon naught, एरिया भी आधा है एंड डिस्टेंस भी आधा है। यूनिट से मान लो आप D/2 है ना, तो ये भी आपका आधा है। और यहाँ पर आप लिख सकते हो K2, उसी तरीके से आप C3 भी कैलकुलेट कर सकते हो। मेन पॉइंट ये है कि इनको अब आप सर्किट में कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो यहाँ पर आप इस सर्किट को जैसा मान सकते हो कि ये कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू है C1, और नीचे ये दो कैपेसिटर है which are in parallel, C2, C3, ठीक है। अब इस सर्किट को सॉल्व करना तो आपको आता ही है, तो A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। C2 की वैल्यू यहाँ से, C3 की वैल्यू इसी तरीके से आप निकाल सकते हो। इस टाइप का सवाल आ गया। तो देखो अब मैंने कराया तो कुछ रीजन है, ठीक है। अब देखो इसको लिखने के, रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। जैसे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, या इसका एक और तरीका है, ऐसे लिख लूं, ऐसे C1, C2, C3, C4, C1, C2, C3, C4, दोनों तरीके हैं लिखने के, ठीक है। कोई बोलेगा भाई ऐसे लिखो, कोई बोलेगा ऐसे लिखो, तो कौन सा वाला आपको यूज करना है, ठीक है। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो पहली बात, ये चीज आपकी गलत है। क्यों गलत है, तो आपको जब भी आपको पुट करोगे सर्किट के अंदर, जैसे 4 दिए वैसे आपको 5 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, कुछ भी आ गया, आपको एक कॉमन सेंस दिमाग में रखनी है कि अब जब भी दो कैपेसिटर को यहाँ पे जैसे मैंने पैरेलली जोड़ दिया, तो पैरेलली जोड़ने का मतलब ये है कि इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, पोटेंशियल ड्रॉप इन दोनों के बीच में सेम है। क्या इन दोनों के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, नहीं, पोटेंशियल ड्रॉप सेम नहीं है। पोटेंशियल ड्रॉप आप ऐसे समझ सकते हो V इज इक्वल टू E/D रहेगा, और दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, E/D नहीं ED, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, सिग्मा बाय K1 है, एप्सिलॉन नॉट इनटू K1, यहाँ पर K3 है, राइट। सो अलग अलग है दोनों के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप, तो मैं इसको पैरेलली नहीं जोड़ सकता। बट यहां पर देखो ये पूरी जो प्लेट है वो इन दोनों के बीच में है, तो ये पूरे कॉम्बिनेशन को मैं इसके साथ पैरेलली जोड़ सकता हूं, बट इन दोनों को नहीं जोड़ सकता, ठीक है, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप आपका इक्वल नहीं है। तो ये वाली चीज आपकी गलत हो जाएगी, ये वाली चीज आपकी सही है। अब आपको काफी बार हो सकता है कि कैपेसिटर को काटना पड़े, कैपेसिटर को काटना पड़े इन द सेंस, यही चीज आपकी ऐसे दे दी, दूसरा है ना, यही चीज आपकी इस तरीके से दे दी आपको,
आप कैसे करोगे? तो इस कैपेसिटर को आप आधा कर लो, आधा कर सकते हो। यहां पर भी K3 है तो यहां पर भी K3, क्या फर्क पड़ता है? अब उसको सेम इस तरीके से करोगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, C1 C2, ये C3 का आधा हो जाएगा और ये C4 का आधा हो जाएगा, क्योंकि एरिया आधा हो गया कैपेसिटर में, C3 का आधा है ना। बस C1 C2 C3 C4 इंडिविजुअल वैल्यू निकालो, काम खत्म। ठीक है, सो इस टाइप की चीजें आपको आ सकती है इक्विवेलेंट कैपेसिटर के कांसेप्ट डाइलेक्ट्रिक के साथ, राइट। चलिए अब एक लास्ट वाली बात मैं कर देता हूँ। देखो अलग अलग टाइप के कैपेसिटर आपके पास आ जाते हैं, ठीक है, जैसे स्फेरिकल पैरेलल प्लेट तो हमने देखा, कभी कभी आपके पास आ जाते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल आ गए ऐसे, ठीक है, ये इनफाइनाइट लेंथ के रहते हैं, पहली बात है ना, इसकी इनर रेडियस लेट से है A, आउटर रेडियस लेट से है B, ठीक है, और यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप मेंटेन रहता है प्लस माइनस, ताकि एनर्जी जो है इन दोनों के बीच में ही बाउंडेड रहे, ठीक है, ये वाली चीज यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। और ये इनफाइनाइट लेंथ का है, तो इसके लिए हम कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाय a, सिंपल सी बात। अब स्फेरिकल कैपेसिटर का तो हमने देखा था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, बट काफी हाँ उसके अंदर एक नुकसान था कि एनर्जी पूरी वेस्ट थी, पूरी की पूरी फैली हुई थी, तो इसी चीज को मैंने बाउंड कर दिया, ठीक है, इस चीज को मैंने प्लस एंड माइनस के बीच में बाउंड कर दिया, ठीक है, तो अपना ये काम की एनर्जी हो गई, अब ये प्लस है और ये आपका है माइनस, इनर रेडियस है A, आउटर रेडियस है B, तो इसका कैपेसिटेंस कैसे लिखोगे? तो इसका कैपेसिटेंस आपका हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r था वहां पर, तो यहां पर हो जाएगा AB डिवाइड बाय B माइनस A, मतलब R1 R2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1, सिंपल सा लॉजिक, राइट। तो यस, ये आई गेस कैपेसिटर की जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं मैंने कर ली है, ठीक है, और भी आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे, नए नए टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, बस हीट ट्रांसफर निकालना, इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना, इक्विवेलेंट कैपेसिटर में वही सिंपल ही चीज है जो रजिस्टर के अंदर है, वही वाली चीजें इसके अंदर भी आती है। देन टाइप ऑफ कैपेसिटर, सीधी वैल्यू पूछ लिया आपको, चार्ज पूछ लिया, आरसी सर्किट के अंदर टाइम कांस्टेंट, चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कितने टाइम के बाद टाइम कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जाती है, व्हिच इज आर इक्विवेलेंट इनटू सी, आर इक्विवेलेंट कैसे निकालना है बताएंगे, राइट। सो यस, दिस इज ऑल, सॉल्व करो आप एंड ऑल द बेस्ट।